नमस्कार, मैं नितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको राजनीति से जुड़े कुछ शहरों से मिलवाते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबरपुर में। मेरे साथ मौजूद हैं बाबरपुर के जिला सचिव खालिद खान जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे लाइव न्यूज़ 100 के दर्शकों के साथ। आज आपका एक खास इंटरव्यू है। इस बार जो कांग्रेस पार्टी हारी है, बहुत बुरी तरह हारी है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ वजह रही होंगी और आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपनी किस तरह से जगह बनाएगी? नहीं, हारना और जीतना वो अलग एक दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमेशा किसी का एक छत्र राज नहीं होता है, लेकिन देश की जनता का हम सम्मान करते हैं और उसके फैसले का स्वागत करते हैं। जिस तरीके से हमको 70 साल सत्ते में रख करके सम्मान जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, बदलाव होता है, लेकिन जिस उम्मीदों के तहत जनता बदलाव लाई थी, जो उम्मीदें मोदी जी से देख रही थी, उन उम्मीदों पर खरे उतरने में नाकाम रहे हैं। जिस तरह से वो महंगाई का विरोध किया करते थे, चाहे वो सिलेंडर को लेकर के हो, पेट्रोल को लेकर के हो, सब्जियों को लेकर के हो, या जिस भी मुद्दे पर वो सरकार को घेरा करते थे, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर के वो फंसे हुए हैं और जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग एक बार जाइए, कभी जो इनके प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं या जो भी नेता हैं, अगर उनसे सवाल करेंगे तो वो जवाब से कतराते हुए, जवाब ना दे करके वो सीधा ठोक देते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 70 सालों में वो किया है जो ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं। 7 सालों में इनकी नाकामियां सामने आ चुकी हैं। ये बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं जो ये सवाल पूछते हैं। जब 1952 में नेहरू जी ने JRD टाटा से, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से एयर इंडिया को खरीद करके जो सरकारी संपत्ति में बढ़ोतरी करते हुए देश की जनता को जिस तरीके से हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हवाई जहाज का सफ़र करने का अवसर प्रदान किया, आज 68 साल बाद उन संपत्तियों को बेच करके ये फिर से ये पूंजीपतियों को दोबारा से पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को देना चाहते हैं। इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस बहुत सजग है और उस पर हम मेहनत कर रहे हैं। देश की जनता भी देख रही है और आने वाले 2024 के चुनाव में आप बदलाव देखेंगे। किस तरह के बदलाव कांग्रेस पार्टी लेके आने वाली है? बदलाव इन द सेंस, महंगाई को, तेल को लेकर के आप देख लीजिए। जो सरसों का तेल 70 रुपये लीटर हुआ करता था, 70 रुपये किलो हुआ करता था, आज वो 200 रुपये किलो है। और पेट्रोल जब 70 रुपये लीटर हुआ करता था तो मोदी जी हंगामा काटा करते थे एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, लेकिन आज बोलने को नहीं तैयार हैं। जिन हादसे जो घटनाएं घटित होती थी बॉर्डर को लेकर के, ये कहा करते थे कि हम एक सर के बदले 10 सर लाया करेंगे। आज ये बॉर्डर पर नाकाम है, महंगाई को रोकने पर नाकाम है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं है। रोजगार देख लीजिए आप, बिल्कुल पूरा भारत के युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, व्यापारी परेशान पड़े हैं और ये व्यापार को ख़त्म कर दिए, रोजगार को ख़त्म कर दिए। देश के अंदर जो भाईचारा और प्यार था उसे भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इन्हीं बदलावों, इन्हीं मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस काम कर रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से बदलाव आएगा। आपको क्या लगता है कि अभी हाल ही में जो MSP की जो शर्तें हैं उसको वापस लिया गया, क्या वो सही है? शर्तें लागू नहीं की गई हैं, वापस तो ली गई हैं और वापस भी ले गई तो हमारे गांव में एक कहावत है कि भैंस मरी लेकिन चारा खाने के बाद। इन्होंने 700 से ज़्यादा किसानों की जान ले ली, उसके बाद इन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया। लेकिन अगर गलती की है तो गलती किसकी थी, उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। अगर अपराध कबूल किया है तो अपराधी को सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति को आज तक इन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि इस किसानों की जो जानें गई इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और आज आप तरह तरह के अगर सवाल करते हैं तो पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जी का विकल्प कौन है। आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से, तो ये विकल्प पे आ जाते हैं। आप ये बताइए कि विकल्प, जब कोई चीज़ बेहतर हो तो उसका विकल्प तो ढूंढिए। अब बैलगाड़ी का सफ़र ये करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, रेलगाड़ी बगल में खड़ी है लेकिन ज़बरदस्ती बैलगाड़ी का सफ़र करवा रहे हैं। और सफ़र तो करवा रहे हैं लेकिन उस बैलगाड़ी को ये हवाई जहाज प्रूफ करने की कोशिशें करते हैं, चाहे मीडिया के थ्रू हो और चाहे ये इनके विज्ञापनों के थ्रू। उस बैलगाड़ी को ये हमेशा हवाई जहाज प्रूफ करने में लगे हुए हैं। अब बैलगाड़ी हवाई जहाज तो हो नहीं जाएगी। और आपको एक
अगर आप अलाउ करें तो एक कहानी बता दें आपको मोदी जी के ऊपर, कि एक गांव था, गांव के बराबर में ही एक जंगल हुआ करता था, और जंगल के उस पार उस गांव से बेहतर एक गांव था जहां पे हर सुख सुविधाएं अवेलेबल थी, लेकिन उस गांव के लोग उस जंगल को पार करके दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको रास्ता ही नहीं पता था। तो एक दिन एक गधा, जिसे बेवकूफ़ कहा जाता है, हमारे आम भाषा में हम बेवकूफ़ ही समझते हैं गधा को, तो वो गधा उस जंगल से निकलता है, उस जंगल को जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से वो पार कर जाता है। वो खबर कुत्तों को पता चलती है, तो कुत्ते बात करते हैं कि भाई वो गधा चला गया, वहाँ अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, अगर वो गधा जा सकता है तो क्या हम लोग नहीं जा सकते हैं। कुत्तों का झुंड निकल पड़ता है, क्योंकि कुत्तों के अंदर स्मेल पावर भी ज़्यादा होती है, सूंघते वो चले जाते हैं। कुछ लोगों को पता चलता है कि भाई कुत्ते भी जा करके अच्छी ज़िंदगी वहाँ जी रहे हैं, तो लोग कहते हैं यार कुत्ते चले गए, गधा चला गया, क्या हम लोग नहीं जा सकते हैं। उसी रास्ते से फिर लोग भी जाने लगते हैं। वो रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन चूंकि काफ़ी दिनों बाद एक रास्ता मिलता है, उस रास्ते से लोग चलना पसंद करते हैं। बाद में जब उनको हर सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं तो चुनाव आता है, एक नेताजी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई अगर आप लोग हमारा समर्थन करेंगे, हमें जिताएंगे, तो हम इस रास्ते को पक्का बनवा देंगे, एक पक्का रास्ता आप लोगों को देंगे, सड़क पक्की देंगे। लोग जिता भी देते हैं। वो इंजीनियर आता है मेज़रमेंट के लिए, उस रास्ते का मेज़रमेंट होता है। मेज़रमेंट करने के बाद वो इंजीनियर आकर के बैठता है गांव वालों के बीच में और पूछता है कि रास्ते को किसने ढूंढा था, ये रास्ते की तलाश किसने की थी। तो काफ़ी अरसा गुजर हो चुका होता है, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि इस रास्ते को एक गधे ने ढूंढा था। तो इंजीनियर कहता है आपकी बात बिल्कुल सही है, ये रास्ता ही ऐसा है कि गधे ने ढूंढा था, हमें पहले ही पता चल गया। जिस रास्ते से आप लोग आज तक सफ़र कर रहे हैं वो रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा है और इतना आप लोगों का समय ज़ाया हो रहा है, आपकी एनर्जी नष्ट हो रही है। हमने जो रास्ता किया है वो रास्ता कम से कम आधा समय आपका बचाएगा। अगर उस रास्ते से आप लोगों को एक घंटे लगा करते थे तो इस रास्ते से अब आधे घंटे में गुजरेंगे। तो लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की क्योंकि उन्हें दूसरा रास्ता मिल गया। तो आज जो विकल्प की बात की जाती है, आज एक रास्ते से लोग चलते जा रहे हैं, दूसरे रास्ते को ढूंढने की तलाश कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो रास्ता सही दिख रहा है। जिस दिन ये रास्ता मिल जाएगा, ये रास्ता बहुत ही बुरा लगने पर लगेगा, इस बात को हमारे आप लोग गांठ बांध लीजिए बिल्कुल। तो मोदी जी का विकल्प की ज़रूरत नहीं है। भाई विकल्प की अगर ज़रूरत होती, विकल्प अगर चाहिए मान लीजिए, तो इन्होंने 15 लाख की जुमलेबाजी की, तो इनका विकल्प आए, इनसे बेहतर होना चाहिए, वो 30 लाख की जुमलेबाजी करे। इन्होंने 700 किसानों को अपनी नीतियों के तहत जान गंवाने पड़ी, जो विकल्प हो वो कम से कम 1400 किसानों की जान लेने के लिए तैयार हो, तब इनका वो विकल्प होगा। महंगाई आज देख लीजिए, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है, अगर विकल्प ढूंढा जाए तो 400 वाला होना चाहिए, वो 400 महंगा बेचे तब उनका विकल्प होगा। तो ये कुछ भी नहीं है, एक साजिश है। साजिश के तहत चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, विज्ञापनों के माध्यम से हो या इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो, हमने पहले ही बता दिया कि एक बैलगाड़ी को हवाई जहाज प्रूफ करने का काम ये सरकार कर रही है। लाल हो या अरविंद नरेंद्र मोदी जी हों, उन्होंने किया क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पुरानी मैन्युफैक्चर्ड है और उसको नई पैकेटों में पैक करके दोबारा ये क्रेडिट ले लिया जाए कि हमने किया। कितनी फ्लाईओवर्स या कितने स्कूल कॉलेजेस का इन्होंने शिलान्यास किया है। जो भी उद्घाटन हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार द्वारा हो रहे हो, केजरीवाल सरकार द्वारा, ये सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की पास की हुई हैं और कांग्रेस के ज़माने की ही फंडिंग की हुई हैं। ये लोग सिर्फ उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। सर, आज के टाइम में अगर सरकारी स्कूल देखे जाएं तो वो प्राइवेट स्कूल को भी कम्पीट कर रहे हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं। वहाँ के बच्चे आज जो हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, इतनी कुछ वैरायटीज़ दी जा रही हैं बच्चों को। देखिए होता क्या है मैडम कि जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, वो गांव से चले और शहर आए, शहर में आकर के रोज़गार की तलाश की। रोज़गार तलाश करने के बाद मान लीजिए उन्होंने एक मकान बनवाया, ज़मीन ख़रीदी, बिल्डिंग तैयार की और एक रिसोर्स जो इनकम का रिसोर्स होता है वो भी तैयार किया, संसाधन तैयार किया इनकम का और अपने बेटे को सौंप दिया। अब बेटा क्या करेगा? बेटा तब बाप की बराबरी करेगा जब एक 100 गज की बिल्डिंग अपने पिताजी के बनाई हुई बिल्डिंग के बराबर में खड़ी कर दे। लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया है, मान लीजिए पिताजी ने हमारे एक मकान दे दिया, हमको एक संसाधन दे दिया पैसा कमाने का, हमने उसमें 4 बेड डलवा दिए,
एक एसी लगवा दिए, एक गाड़ी घर पे ला करके खड़ी कर ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो हमारे पिताजी ने किया। पिताजी ने ही हमें संसाधन दिए, उन्हीं संसाधनों के जरिए कमा करके आज हम इसमें 4 बेड डाल दे रहे हैं, एक एसी लगवा दे रहे हैं। तो इससे ये नहीं मतलब लगाया जा सकता है कि भाई पिताजी ने कुछ किया ही नहीं। तो सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है भाई। बिल्डिंगें कांग्रेस ने बनाई, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के दिए हुए हैं। आज उसमें 4 नई तकनीकी की टेबलें ला करके या एक स्क्रीन बड़े से लगा करके उस पर ऑनलाइन पर क्लासेस चला दी जा रही हैं। तो बहुत बड़ा इन्होंने कोई तीर नहीं मार दिया है। अगर कांग्रेस इस जगह पे होती तो शायद इससे बेहतर होता। कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या जनता को दिखाने वाली है जिससे वापस वो दिल्ली के लोगों का दिल जीत लेगी? दिल्ली का ही नहीं, पूरे भारत का दिल जीत रही हैं। आप प्रियंका जी की रैलियों को देख लीजिए और प्रियंका जी ने जिस तरह से हर मुद्दे को लेकर के बेबाकी से अपनी राय रखी है और लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और ये लड़ाई लड़ने का इतिहास कांग्रेस का 1885 से ही स्टार्ट हो 1885 से स्टार्ट हो जाता है। और उस वहाँ से लड़ते हुए हमने जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, और आपको बता दें कि जो ये देश विरोधी ताकतें हैं उस वक्त भी कांग्रेस को साजिश का शिकार बनाया था। 1907 के अंदर में कांग्रेस जब तेजी के साथ अंग्रेज़ों से लड़ रही थी, उस वक्त ये षड्यंत्र का शिकार बना करके कांग्रेस को 2 फाड़ में तोड़ दिया जाता है, 2 गुटों में बांट दिया जाता है। लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारियों को दूसरे गुट में बांट करके उसे कमज़ोर करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सेम होता है, वो बटते नहीं हैं। नरम दल और गरम दल के रूप में दोनों कांग्रेस गुट एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ता है। आज भी हम देश के अंदर में मोहब्बत कायम करना चाहते हैं और जो हमारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है सबसे पहले इन पे लगाम लगानी होगी। क्योंकि आज देख लीजिए BSNL को बेच दिया गया और आज टेलीकॉम कंपनियों ने 20% इजाफा किया है अपने कीमतों में। जो जियो का रिचार्ज 199 का हुआ करता था, आज वो 239 का कर दिया गया है। बिल्कुल 20% का इजाफा कर दिया गया है। अगर BSNL कंपनी आज मौजूद होती तो ये काम ना हो पाता, क्योंकि ये प्रेशर में होते कि BSNL कंपनी बैठी हुई है, उसका रिचार्ज करवाएंगे लोग और हमारी कंपनियों पर लात मारेंगे। ये सरकारें हमारी सरकारी संपत्तियों को बेच करके, प्राइवेटाइजेशन करके, प्राइवेट कंपनियों को दे करके हमारे ऊपर एक बोझ डाल रहे हैं और कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। हम इनको रोकने में बिल्कुल सक्षम है और इंशाअल्लाह रोक करके दिखाएंगे। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है और आप इन्हें किस नज़रिए से देखते हैं, ये बताना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। मैं नितिका शर्मा, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।